नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि आपकी ये टारगेट लिखे हैं कि नहीं लिखे, दिनचर्या आपने अपनी सुनिश्चित करी है कि नहीं करी, कि आज के दिन हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कुछ समझना है, क्या कुछ सीखना है। टारगेट लिख रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। टारगेट नहीं लिखे हैं तो अभी लिखिए मेरे साथ कि सर आज के दिन हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। टारगेट मिनिमम 8 से 9 घंटे के आपके होने चाहिए और 8 घंटे तो कम से कम होने चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट कर्मचारी से बात करते हैं या किसी सरकारी कर्मचारी से बात करते हैं तो बात करने से पता चलता है कि मिनिमम 8-9 घंटे की सेवाएं तो वो अपने संस्थान में प्रदान ही करते हैं। 8 से 9 घंटे वो काम करते हैं अपने संस्थान में। तो अगर आप अभी विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आपका दायित्व है कि 8 से 9 घंटे की पढ़ाई हो पाए। ये जॉब है अब आपकी कि कम से कम 8 से 9 घंटे के टारगेट हमारे हों। और टारगेट कुछ इस तरीके से कि अगर आज हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे, ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो उसमें अपना क्या पढ़ेंगे, किस टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो किस मंथ का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये पहले से पता होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं सर, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, ये पहले से हमें पता होना चाहिए। उसके साथ जो अपना रिवीजन है, कई बार ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि सर हम पढ़ते तो बहुत है, पढ़ने के बाद जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है या फिर जैसे ही हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो सब कुछ गोल हो चुका होता है, दिमाग में कुछ बचता ही नहीं। उसका केवल एक कारण है। कारण क्या है कि रिवीजन ठीक से नहीं हुआ। रिवीजन ठीक से नहीं हुआ मतलब अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है उसको कुछ विद्यार्थी कल ही लेकर बैठ जाएंगे कि चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। नहीं करना होता। उसका रिवीजन करना होता है हमें 7वें दिन, 14वें दिन और 21वें दिन। हो पाए तो 21वें दिन, लेकिन 21वें दिन कंपलसरी नहीं है कि 21वें दिन आप रिवीजन करेंगे। 2 रिवीजन कंपलसरी है, 7 दिन और 14 दिन वाले। ये दोनों रिवीजन अनिवार्य है। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैसेज आते हैं कि सर शायद मेरे दिमाग में थोड़ी सी कमी है या फिर मैं सामान्य बच्चों जैसा नहीं हूं कि सर मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूं। देखिए, अगर आप कुछ चीजों को पढ़ने के बाद भूल रहे हैं तो आपको मिठाई बांटने की आवश्यकता है। अपने आस पड़ोस में मिठाई आपको बांटनी है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। दिमाग इसी तरीके से कार्य करता है। दिमाग पढ़ने के बाद चीजों को भूलता है, सामान्य बात है, इसमें कौन सी कोई ज्यादा बड़ी बात है। हाँ, लेकिन पढ़ने के बाद चीजों को कभी नहीं भूल रहे। कोई घटना आपके साथ घटित हुई है, उसको हमेशा अपने सीने से लगाए हुए हो, कभी भूल ही नहीं पा रहे। अब मैं कहूंगा कि अब डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। अगर भूल रहे हो, दिमाग बिल्कुल सही है, दिमाग इसी तरीके से कार्य करता है, मिठाई बांटने की आवश्यकता है। समाज में मिठाई बांटिए आस पड़ोस में कि हम बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कम से कम इतना याद रहे कि परीक्षा तक हमारा काम चल जाए। तो उसके लिए 2 रिवीजन अनिवार्य है। पढ़ने के बाद 7 दिन के बाद उसका रिवीजन और 14 दिन के बाद, यानी सरसरी निगाहों से हमें देखना होता है। हमारे साथ दीपिका साहू जी हैं, ज्योति गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, तनु जी हमारे साथ हैं, दीपिका त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। लिखे हैं सर हम सर स्टॉप वॉच मंगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, स्टॉप वॉच मंगानी है। आदित्य जी हमारे साथ हैं, सतीश जी हैं, अलका जी हैं, आदित्य जी हैं और कुमारी किरण जी हैं, डीके जी हैं, हरीसा जी हैं, भाटी जी हैं और खान सर का बबुआ दीपांशु। वाह, 6+, वाह जी वाह। बहुत दिन के बाद आपका नाम हमने देखा है। चलिए, कैसे हैं आप? चलिए, उमा जी कह रही हैं राधे राधे गुरुजी, राधे राधे जी। चलिए, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे है। राधे राधे के साथ हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सर शब्द युग्म। क्या पढ़ रहे थे? शब्द युग्म। और शब्द युग्म से संबंधित आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे। गुरुजी, अरे वाह, आज कमेंट देख रहे हैं। हाँ, मुझे पता है आपसे ना थोड़ी बहुत बातें करनी है मुझे। सिल्वी जी, दीपा जी, अनिल जी और स्वाति जी। चलिए, गुरुजी आज कमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना। आपसे थोड़ी सी शिकायत है मुझे, और शिकायत क्या है, बस तुम शुक्र करो कि तुम मुझे ना ऑफलाइन तरीके से कहीं नहीं मिल रहे। अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है या फिर जो थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसके बाद अगर आज भी आप उसको टॉपिक को पढ़ लोगे तो उसमें कौन सी बुराई है? उसमें कौन सी बुराई है? ठीक है ना। मुझे आपकी थोड़ी सी शिकायत मिली है टीम के द्वारा कि आप इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि जो खासकर जो एमपीपीएससी वाले हैं वो कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो अब पढ़ लो उस चीज को, बुराई है उसमें कोई? ठीक है ना। हाँ,
चुपचाप से पढ़ते रहो। कमेंट नहीं देख रहे थे आप तो क्या, देखिए एक ना बहुत अच्छी थ्योरी है, जिस भी विद्यार्थी के कमेंट नहीं देख रहे, या फिर मानकर चलिए कि हम नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच है, जिस विद्यार्थी का नाम नहीं लिया उसका मतलब क्या है कि वो अधिक प्रिय है। अधिक प्रिय होने से मतलब क्या है कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है, कोई आपको प्रिय है, तो क्या सभी के सामने उसका नाम लोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो कुछ बातें होती हैं जो कि अंदर दिल में दबी होती हैं, ये सभी वही बातें हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग दिल में हैं तो क्यों इतना हंगामा काट रहे हैं? सर जी वीडियो की क्वालिटी 480 का ऑप्शन नहीं है, अरे तो वो टेक्निकल टीम से हम बात करेंगे, वो हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आ जाइए। शब्द युग्म हम पढ़ रहे थे, कुछ होमवर्क का कार्य आपको दिया था। आप में से लगभग 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने, हमें उम्मीद है कि वो होमवर्क कर लिया होगा, थोड़ी बहुत पढ़ने का प्रयास किया होगा, चाहे 2 पेज पढ़े होंगे, 3 पेज पढ़े होंगे, 4 पेज पढ़े होंगे, वो कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयास किया होगा। अगर वो चीज पढ़ी है तो कुछ मैं आपसे क्या करता हूं, कोई कुछ सवाल पूछने का प्रयास करता हूं वहीं से। इन सवालों के उत्तर बताइए, ठीक है। इन सवालों के उत्तर मुझे बताइए। पहला सवाल जी ये रहा, एक शब्द है सर बिल्कुल नया, एक शब्द है नाट्य क्रीड़ा। 2 शब्द हैं। पहला शब्द क्या है? एक शब्द है सर बिल्कुल नया और एक शब्द है नाट्य क्रीड़ा। इन दोनों शब्दों के लिए शब्द युग्म का चयन करना है। 2 ऐसे शब्द लेकर आने हैं जहां पर क्या रहे, जहां पर सर समशुद्ध भिन्नार्थक की श्रेणी क्वालिफाई हो जाए। कौन कौन से हो सकते हैं? तो सर बिल्कुल नया और नाट्य क्रीड़ा। नाट्य क्रीड़ा को क्या कहते हैं? अभिनय करना। सर इसके लिए एक शब्द बन सकता है अभिनय। अब इसी से मिलता जुलता जो शब्द होगा वो बिल्कुल नया के लिए बनेगा। क्या बन सकता है? यहां पर बन सकता है सर अभिनव। अभिनव को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बिल्कुल नया, नूतन इसको कहते हैं। नूतन शब्द का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल नया, आधुनिक कह सकते हैं। आधुनिक भी है, नूतन भी है, नया भी है। एक शब्द और प्रयोग होता है न्यून कह सकते हैं। न्यून का अर्थ वैसे छोटा होता है लेकिन नए के लिए भी प्रयोग हो जाता है कई बार, ठीक है ना। ठीक है, अच्छी बात है। पूरे क्लास में ओनली आप लोग सब्जेक्टिव डाउट पूछा करिए, बाकी डाउट सेशन में। हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है। देखिए अगर क्या है ना कि अगर आपके कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी। 360 अच्छा नहीं दिखता। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है प्रियांशु जी, हम बात कर लेंगे टेक्निकल टीम से। कोई जो वीडियो के क्वालिटी के ऑप्शन है ना वो चेंज कर देंगे, हो सकता है मल्टीपल क्वालिटी में ये वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलिए उसके साथ अगर क्या होगा, एक और शब्द मैंने पूछा, एक शब्द तरंग, तुरंग, पथ, पथ्य, तरुणी, तरुणी, प्रसाद, प्रासाद। उत्तर बताइए इन तीनों शब्दों का, इन चारों शब्दों के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। देखिए अगर इसकी बात करें तरंग, तरंग शब्द का अर्थ हमने पहले भी देखा था। क्या होगा तरंग शब्द का अर्थ? सर तरंग का अर्थ होता है लहर। तरंग का अर्थ क्या होता है? एक लहर, लहर को कहा जाता है। और सर तुरंग का अर्थ क्या होगा? तुरंग शब्द का अर्थ होगा घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। घोड़े को हम सैंधव कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं सर, सैंधव भी इसको कह सकते हैं। घोड़े को अश्व कह सकते हैं क्या? अश्व भी कह सकते हैं। घोड़े को वाजी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं सर, वाजी भी इसको कह सकते हैं। घोड़े को है कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। घोटक कह सकते हैं, घोटक भी कह सकते हैं सर। और क्या कहेंगे? एक शब्द हमने पढ़ा था आसुग, जो कि बहुत प्यारा शब्द था, आसुग। आसुग शब्द में क्या था कि सर 2 प्रकार के शब्द थे। एक शब्द था आंसू, और आंसू के साथ क्या जोड़ा गया था? ग जोड़ा गया था। आंसू शब्द का अर्थ मैंने बताया था, इसका अर्थ शीघ्र होता है, और गा का अर्थ होता है गमन करना यानी चलना। जो शीघ्रता से चलता हो उसे क्या कहते हैं? आंसुग कहते हैं। जो शीघ्रता से चलता हो, शीघ्रता से 2 वस्तुएं मैंने बताई थी, एक तो बाण चलता है दुश्मन की तरफ, बाण का पर्यायवाची होगा, और एक घोड़े का पर्यायवाची होगा। किसका पर्यायवाची होगा? घोड़े का पर्यायवाची होगा। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। सर इस तरणी शब्द की बात करेंगे हम। किस शब्द की बात करेंगे? तरणी। तरणी शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए यहां पर एक शब्द तो ये था तरणी, जिस पर छोटी ई की मात्रा थी। एक शब्द ये था जिस पर बड़ी ई की मात्रा थी। एक और शब्द आया है सर तरुणी। क्या शब्द आया? तरुणी, जिस पर बड़ी, इस पर छोटे ऊ की मात्रा है और यहां पर बड़ी ई की मात्रा है। ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। ये तीनों शब्द कैसे हैं? अलग अलग प्रकृति हैं। यहां पर अगर बात करें जहां पर छोटी ई की मात्रा है, इसका अर्थ होता है सूर्य। क्या अर्थ होता है इसका? सूर्य। सूर्य को और हम क्या कह सकते हैं? अर्क कह सकते हैं, भानु कह सकते हैं, रवि कह सकते हैं, अरुण कह सकते हैं। अरुण वैसे बाल सूर्य को कहते हैं, सूर्य के सारथी को भी अरुण कहते हैं। लेकिन यहां पर इस वाली तरणी का अर्थ क्या होगा? नाभ।
नाव यानी जलयान इसको कह सकते हैं, डोंगा कह सकते हैं, पोत इसको कह सकते हैं। अच्छी बात है। तरुणी शब्द का अर्थ क्या होता है? तरुणी, तरुणी शब्द का अर्थ क्या होगा? देखिए कुछ लोग मानते हैं कि सर यहां पर भी बड़ी ई की मात्रा है, यहां पर भी बड़ी ई की मात्रा है, इसका भी अर्थ नाव कर दो। ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन इसको सबसे लास्ट में रखना है, जब कोई और चारा हमारे पास बचे ही ना, जब कोई और उत्तर दिमाग में ही ना आए तब भले ही नाव कर देना, गलत नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन इसका सबसे पहले जो अर्थ करना है वो करना है स्त्री। तरुणी, तरुणी किसी स्त्री को कहा जा सकता है। स्त्री को हमने कई प्रकार के नामों से हमने जाना था। जैसे स्त्री को हमने और किन किन नामों से जाना था? स्त्री को सर ललना कहा था हमने, ललना के साथ साथ भामा कहा था, भामा के साथ साथ दारा स्त्री को कहा था, कामनी स्त्री को कहा था। उसके साथ साथ एक शब्द था नागरी, नागरी कहते हैं चंचल स्त्री को। नागरी किसे कहते हैं? चंचल स्त्री को। एक शब्द मेहताब भी मैंने लिखाया था, मेहताब, यानी मेहताब कहते हैं चंद्रमा के टुकड़े को, चांद को कहते हैं उर्दू भाषा में, आफताब सूर्य को कहते हैं। लेकिन कई कोई महिला या कोई स्त्री ऐसी होती है जो एकदम चांद के टुकड़े के समान लगती है, चांद के टुकड़े के समान लगती है। अब देखिए वास्तव में ये है ना एक प्रकार का मिथ ही है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की जो सरफेस जो है वो बहुत ही खुरदुरी है, बहुत खुरदुरी है, और उस खुरदुरी सरफेस के कारण उस पर ना बहुत सारे गड्ढे हैं, क्रेटर हैं, और बहुत सारे पत्थर हैं, काली मिट्टी है। तो ये क्या होगा? ये सर उससे तुलना क्यों करें? वास्तव में जो चंद्रमा का प्रकाश है वो खुद चंद्रमा का नहीं है, पता नहीं फिर भी क्यों चंद्रमा से किसी भी महिला की तुलना होती है। नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का वास्तव में स्वभाव वैसा नहीं है जैसा कि ये दूर से हमें दिखता है। इस पर एक मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि सर दूर से जो चीज अच्छी लगती है ना, उसी के आधार पर हम तुलना कर देते हैं कि चांद सा रोशन चेहरा, सुना है ना, हाँ अच्छी बात है। तो सर मेहताब, मेहताब किसे कहेंगे? मेहताब कहेंगे सर वास्तव में चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन कोई महिला अगर चंद्रमा के समान सुंदर है उसे क्या कहते हैं? उसे मेहताब कह सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर जी ने फोटो को देखते हुए कहा था कि सर ये तो मेहताब है, यानी जब शादी हो रही थी तो शादी से पहले एक फोटो आया था कि आप लड़का लड़की को पसंद कर ले, लड़की लड़के को पसंद कर ले। तो जैसे ही लड़के ने लड़की के फोटो को देखा तो बोले कि सर ये तो मेहताब है, इसे लड़की कहना गलत होगा, ये तो चांद का टुकड़ा है सर, ठीक है ना। और उस चांद के टुकड़े के लिए ना देखो, ये हमारे जो कंप्यूटर जी हैं थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं। ये बोले कि सर मैं व्हाट्सएप से बात नहीं करूंगा आजकल, मुझे व्हाट्सएप से बात नहीं करनी, मुझे तो पुराने जमाने की तरह पत्र लिखने हैं। क्या लिखने हैं? पत्र लिखने हैं, हमारी जो भी धर्म पत्नी होंगी उनके लिए। तो बाजार से चिट्ठी लेकर आए और एक कबूतर पाला। क्या पाला? कबूतर की वो चिट्ठी देकर आएगा। लेकिन आजकल के जो कबूतर होते हैं ना, वो चिट्ठी ठीक पते पर नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई। ये कोई और है प्रसंग, इसको फिर कभी बाद में सुनाएंगे, लेकिन अभी के लिए यहां पर आ जाओ, फिर अभी के लिए यहां आ जाओ। एक शब्द है सर पथ। पथ शब्द का अर्थ होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। रास्ता यानी एक प्रकार की डगर को कह सकते हैं। गाना सुना है जिस पथ पर चला, ठीक है ना, जिस पथ पर चला। इस पथ्य शब्द का अर्थ हमने कल देखा था। पथ्य शब्द का यानी कल जो हमने शब्द पढ़ा था वो पढ़ा था सर अपथ्य। क्या पढ़ा था? अपथ्य। और अपथ्य शब्द के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये सर भोजन पचाया गया जिस व्यक्ति के द्वारा जो भोजन नहीं पचाया जाता, यानी रोगी के लिए जो चीजें बैन होती हैं, जो उसका परहेज होता है। कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलते हो ना कि डॉक्टर साहब मुझे किन किन चीजों से दूर रहना है, तो वो बोलते हैं कि आपको खटाई नहीं खानी है, आपको ज्यादा तली हुई चीज नहीं खानी है, या फिर ज्यादा बाहर का नहीं खाना है। तो रोगी के द्वारा ना पचाए जाने वाले भोजन को कहते हैं पथ्य, जो नहीं पचाया जा सकता। तो इस शब्द का अर्थ क्या होगा? इस शब्द का अर्थ होगा सर जो पचा ले रोगी, जो रोगी के द्वारा नहीं पचाया जाए उसके लिए ना जोड़ा गया है, आगे आ जोड़ा गया है। इस पथ्य शब्द का अर्थ होता है रोगी का भोजन। इसका अर्थ क्या होता है? रोगी का भोजन, जो रोगी आसानी से पचा ले। इस प्रसाद शब्द का अर्थ क्या होगा? बहुत ही प्यारा शब्द है प्रसाद। कई बार अगर आप किसी मंदिर प्रांगण में गए होंगे तो मंदिर प्रांगण में प्रभु के स्वरूप को देखकर आपने पुजारी जी के सामने ऐसे हाथ किए होंगे, किए हैं कभी? कि किसी कोई मंदिर में गया है कोई और पुजारी के सामने ऐसे हाथ किए हैं। इसका अर्थ होता है कि जो पुजारी लोग होते हैं
प्रभु की कृपा किसी वस्तु में मानकर आपके हाथ में रखते हैं। हो सकता है कि कोई मिठाई का टुकड़ा रख दें, हो सकता है कि अगर हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित है तो तुलसी का पत्ता आपके हाथ में रख दें, तो आप उसको खाने के बाद या फिर उसको पाने के बाद अपना हाथ सर के ऊपर लेकर पहुंचते हैं। यानी वो क्या है, वो प्रभु की कृपा है। उसे क्या कहते हैं, प्रभु की कृपा। इस शब्द का अर्थ होता है कृपा। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, कृपा। यानी अगर आप किसी मंदिर प्रांगण में गए हैं, पुजारी से आपने कोई वस्तु मांगी है कि प्रसाद दे दो, तो उस प्रसाद का अर्थ क्या है कि आप प्रभु की कृपा को मांग रहे हैं किसी वस्तु के रूप में कि हमें प्रभु की कृपा दे दो। तो इस प्रसाद का अर्थ क्या होगा, कृपा। ठीक है ना। आगे चलकर जब आप साहित्य पढ़ेंगे या फिर जब और जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित हैं विद्यार्थी यूपीएससी वाले, तो वो इस शब्द को बार बार अपने पंक्तियों में देखेंगे। ठीक है ना, अच्छी बात है। इस प्रासाद शब्द का अर्थ होता है महल। क्या होता है, महल। ठीक है, इस प्रासाद शब्द का अर्थ क्या है, महल। महल यानी जहां पर अभी लोग रह नहीं रहे हैं, जहां पर अभी लोग रह नहीं रहे, केवल बनवाकर खड़ा कर रखा है। मकान भी एक शब्द प्रयोग होता है इसके लिए, मकान भी प्रयोग होता है, लेकिन घर का प्रयोग रेयर बाई रेयर केस में करते हैं। घर शब्द का अर्थ होता है कि सर जहां पर परिवार रह रहा है, जहां पर लोग रह रहे हैं उसे घर कहते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए आप गांव में रह रहे हैं और आपने शहर में एक मकान बनवाकर छोड़ दिया, वो भी घर नहीं है, उसे मकान कहेंगे। तो मकान और महल के लिए इस प्रासाद शब्द का प्रयोग होता है, दोनों का। ठीक है ना। चलिए, ये चीज क्लियर हुई, क्लियर, अच्छी बात। आगे चलते हैं, कुछ और शब्द है, इन शब्दों को देखिए। एक शब्द है सर आमरण, एक शब्द है आभरण, एक शब्द है कटक, एक शब्द है कंटक, एक शब्द है पेय, एक शब्द है प्रेय, एक शब्द है अविराम और एक शब्द है अभिराम। यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अविराम शब्द की अगर मैं बात करूं, इस आ शब्द का अर्थ कहीं पर भी प्रारंभ में लगा है तो सामान्यतः इसका अर्थ नहीं होता है, होता नहीं। विराम शब्द का अर्थ क्या होता है, रुकना। क्या होता है, रुकना। इसका अर्थ होता नहीं, यानी जो रुके ही नहीं उसे कहते हैं अविराम। जो रुके ही नहीं उसे क्या कहा जाता है, अविराम। यानी ये जो अविराम शब्द है सर, ये लगातार के लिए प्रयोग होता है। इसके लिए लगातार, निरंतर के लिए प्रयोग होता है। निरंतर है, लगातार है, जो कभी थके नहीं उसके लिए प्रयोग होता है, जो कभी विराम ना ले उसके लिए प्रयोग होता है। ठीक है। अभिराम शब्द का अर्थ क्या होगा, अभिराम कहते हैं कि एक प्रकार की रमणीय वस्तुओं को, रमणीय वस्तु यानी किसी भी सुंदर वस्तु को कहा जाता है जिसकी आभा, जिसकी कांति अलौकिक हो, यानी जो बहुत ज्यादा जिसके चेहरे पर तेज हो, या फिर चेहरा ही नहीं, अगर व्यक्ति के लिए बात करेंगे तो चेहरा ही होगा, लेकिन अगर किसी वस्तु के लिए भी बात करेंगे या फिर किसी पुष्प के लिए बात करेंगे तो उसकी आभा यानी उसका तेज बहुत सुंदर हो, रमणीय कोई वस्तु हो। सुंदर का पर्यायवाची है, किसे कहते हैं, सुंदर। सुंदर को कहा जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैंने कहा पेय, इस पेय शब्द का अर्थ क्या होता है, इस पेय शब्द का अर्थ होता है सर पीने योग्य। इस पेय शब्द का अर्थ क्या होता है कि मुझे कोई पेय पदार्थ ला कर दे दो। पेय पदार्थ यानी पीने योग्य, ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। इसे कहते हैं सर पीने योग्य। पीने योग्य इसका अर्थ होगा। सर इस प्रिय शब्द का अर्थ क्या होगा, इस प्रिय शब्द का अर्थ होता है प्रिय। क्या होता है, प्रिय, यानी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो उसे कहते हैं प्रिय। जरूरी नहीं है कि नायिका के लिए यह शब्द प्रयोग होगा। नायिका का अर्थ क्या होता है, नायिका का अर्थ होता है कि कोई ऐसी महिला जिसकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है। इस नायिका शब्द का, जो अभी मैंने कहा है ना कि नायिका के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं, नायिका का अर्थ क्या होगा, नायिका का अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि कोई ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई, गलत है। ठीक है ना। यानी अगर कोई स्त्री पुरुष है या यानी कोई महिला मित्र और कोई पुरुष मित्र हैं, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें नायक नायिका मत कह देना कि ये नायक नायिका है। नहीं, अभी नायक नायिका नहीं है। नायक नायिका कब होंगे, जब वो परिणय सूत्र में बनेंगे, यानी जब उनका विवाह होगा और विवाह के कुछ समय के बाद, यानी एक सीमित समय होता है, उस समय तक उन्हें कहते हैं नायक नायिका। कि ये नायक नायिका यानी नव निर्वाचित हैं, यानी अभी क्या हुए हैं, अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी वो जो लड्डू होता है ना, लड्डू को जो खा के पछताते हैं और जो खाने के लिए पछताते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर जी, शादी हुई तो शादी के कुछ महीने, अभी ये नायक नायिका हैं। बिल्कुल हमारे कंप्यूटर जी पर सटीक होता है ये मुहावरा। ठीक है ना, ये शब्द दोनों सटीक होते हैं इनके ऊपर, अच्छी बात है। और नायक का अर्थ क्या होता है, नायक का अर्थ होता है कि सर जिसकी हाल फिलहाल में अभी शादी हुई हो। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन
आजकल इन शब्दों का प्रयोग ना बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया, विस्तार बहुत बढ़ गया। अगर आप कोई भी रचना पढ़ रहे हो, कोई भी किताब आप पढ़ रहे हो, कोई भी उपन्यास आप पढ़ रहे हो, वहां पर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई उसे भी नायक कहकर संबोधित किया जाता है कि नायक ने ये किया, नायक ने वो किया, या फिर नायिका वहां गई। वैसे इन शब्दों का जो मूल अर्थ होता है वो होता है विवाह के बाद कुछ समय तक दोनों व्यक्ति नायक नायिका कहलाते हैं। चलिए, इस कटक शब्द का अर्थ क्या होता है? इस कटक शब्द का अर्थ सर ये सेना का पर्यायवाची होता है, सेना को कहा जाता है, यानी एक प्रकार के समूह को कहते हैं सेना को। और हम क्या कह सकते हैं? दल शब्द कह सकते हैं। सेना को क्या कहते हैं? लश्कर कहते हैं सेना को। सेना को क्या मैं सर समूह कह सकता हूं? क्या सेना को मैं भीड़ कह सकता हूं? क्या कहने को तो कह सकते हो, लेकिन ये शब्द उतने सटीक नहीं बनेंगे। सेना को सर कटक कह सकते हो, दल कह सकते हो, लश्कर कह सकते हो, चमू एक शब्द है सेना के लिए, चमू शब्द भी कई बार प्रयोग होता है, कहने को तो कहा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, आर्मी, हाँ आर्मी बिल्कुल आपने सही कहा, ये हम कह सकते हैं। आगे चलिए, मैंने एक शब्द कहा कंटक। कंटक शब्द का अर्थ क्या होता है? कांटा। क्या होता है शब्द का अर्थ? कांटा। ऐसे प्रयोग कर सकते हैं चंद्र बिंदु। क्या प्रयोग कर सकते हैं? चंद्र बिंदु। अब ये जो चंद्र बिंदु है ना, ये संस्कृत में नहीं थी, ये हिंदी में उत्पत्ति हुई है, यानी हिंदी में इसकी उत्पत्ति हुई है। इससे बनने वाले शब्द, इसे कहा जाता है चंद्र बिंदु। इसे क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु है। इसे केवल चंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? केवल चंद्र कहते हैं। इसका जो जन्म हुआ है, इसका जन्म हुआ है सर हिंदी में, तो इससे बनने वाले शब्द सभी के सभी किसके होंगे? हिंदी के होंगे। जैसे आंख एक शब्द लिखा मैंने, गांव एक शब्द लिखा मैंने, ये सभी शब्द हिंदी के हैं। पर इससे बनने वाले शब्द होंगे विदेशी शब्द। और विदेशी शब्द किस भाषा के? ये इंग्लिश भाषा की ध्वनि है, जो कि हिंदी में आगत स्वर के तरह प्रयोग होती है। यानी जैसे एक शब्द लिखा मैंने डॉक्टर, तो डॉक्टर यानी सर इंग्लिश भाषा का शब्द है, ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं। एक शब्द है सर आमरण। आमरण यानी जब तक मृत्यु ना आए उसे कहते हैं आमरण। और एक शब्द है सर आभरण। आभरण शब्द का अर्थ क्या होगा? एक तरीके का आभूषण, ठीक है ना। गुरु, चंद्र का उपयोग कहां होगा? चंद्र का उपयोग कहां होगा? इस चंद्र का उपयोग होता है विदेशी शब्दों में। जैसे आपने लिखा नॉलेज, विदेशी शब्दों में होता है, और विदेशी शब्द में भी सर इंग्लिश की ध्वनि है, तो इससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो इंग्लिश भाषा के होते हैं। नॉलेज है, डॉक्टर है, कॉलेज है, तो इस तरीके के शब्द, इसका उच्चारण लगभग ओ की तरह होता है, लगभग ओ की तरह, ठीक है ना। हाँ, आगे चले, आगे आइएगा। इसके साथ अगर हम बात करें, एक शब्द है सर अजर और एक शब्द है अजिर। एक शब्द क्या है? अजर और एक शब्द है अजिर। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि सर हमारी हिंदी में ना ये जो नुक्ता वाले वर्ण है ये बड़े परेशान करते हैं, और इसकी वजह से हमारे इस तरीके के सवाल गलत हो जाते हैं, नुक्ता वाले, ठीक है। क्यों आप सब लिख रहे हो? हनी राजपूत जी कह रहे हैं क्यों आप सब लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हैं, थैंक्स बताने के लिए, जैसे समझ पा रहा हूं। वाह, ये भी ठीक है। चलिए देखिए, अजिर है और अजर है। इससे पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि सर एक वर्ण होता है क, एक वर्ण होता है ख, एक वर्ण होता है ग, एक होता है जा, एक होता है फ। ये कई बार किन्हीं ना किन्हीं शब्दों में आपको दिखाई देंगे, हर बार दिखाई देंगे। तो अगर इनके नीचे नुक्ता लगा है, अगर इनके नीचे नुक्ता, ये छोटी सी बिंदु को कहा जाता है नुक्ता। इसका मतलब ये है कि ये शब्द जो हैं ये विदेश के शब्द हैं, यानी ये विदेशी भाषा से ग्रहित किए गए हैं। और किस भाषा से ये ग्रहित किए गए हैं? हिंदी ने अरबी फारसी की भाषा से। किससे? अरबी फारसी की भाषा से ये ग्रहित किए हैं। तो इनसे बनने वाले शब्द भी अरबी फारसी के होंगे। जैसे एक शब्द मैंने लिखा जरा, एक शब्द लिखा मैंने जरा, जहां से ये शब्द बना है। एक शब्द लिखा मैंने जरा, एक के नीचे बस मैंने नुक्ता का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इनमें से एक सर हमारी हिंदी का शब्द है और एक हिंदी का शब्द नहीं है, एक विदेशी शब्द है। केवल इतना सा अंतर है। अंतर के साथ साथ सर इनके अर्थ भी परिवर्तित होते हैं। इसका जो उच्चारण करोगे आप, इसका उच्चारण ऐसे होगा जरा, जे के साथ इसका उच्चारण होगा जरा, और इसका जो उच्चारण होगा वो ऐसे होगा जेड के साथ, हल्के से घर्षण के साथ इसका उच्चारण होगा जरा, ऐसे बोलेंगे इसको, ऐसे इसका उच्चारण होगा। इस जरा का अर्थ होता है थोड़ा, इस जरा का अर्थ क्या होता है? थोड़ा, या फिर इसका अर्थ होता है अल्प, अल्प यानी कम मात्रा। और इस जरा का अर्थ होता है सर बुढ़ापा। इसका अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा। इसका अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा। इससे बनने वाले शब्द
लगभग विदेशी शब्द होते हैं, समांतर विदेशी शब्द होते हैं, अरबी फारसी के शब्द होते हैं। क्या यहां पर सर नुक्ता वाला जा है? ऐसा तो नहीं है। यानी सर इस अर्थ का, इस जर शब्द जो है ये यहां से बना है, इस जरा से, इसका अर्थ बुढ़ापे से संबंधित होगा। इसका अर्थ किससे संबंधित है? इसका अर्थ बुढ़ापे से संबंधित है। यहां देखिए, यानी सर इसका अर्थ है बुढ़ापा, जिसको बुढ़ापा नहीं आए उसे कहते हैं अजर, यानी जो अमर रहे उसे कहा जाता है अजर। क्या मैं देवता का पर्यायवाची बना सकता हूं ये शब्द? बिल्कुल। तो ये जो शब्द है समानता देवता के लिए प्रयोग होता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं मरता उसके लिए प्रयोग होता है, क्योंकि देवताओं ने अमृत पान किया है, और अमृत पान किया है तो क्या होगा? वो अमर हो गए, उन्हें कभी मृत्यु नहीं आ सकती, उनके लिए प्रयोग हुआ। एक शब्द है सर अजिर। क्या शब्द है? अजिर। अजिर। चलिए, देखो यहां से एक सोहेल खान जी कह रहे हैं कि सर हमारी क्लास में शब्द युग्म पढ़ा दिए हैं क्या? ठीक है, शब्द युग्म प्रत्यक्ष तरीके से तो नहीं, लेकिन पर्यायवाची के दौरान हमने ये शब्द पढ़े हैं। अगर एक बार इनको फिर से पढ़ लोगे तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? क्यों सोहेल जी? ठीक है ना? हाँ, आगे चलिए। उसके साथ अजर शब्द की बात करें, अजर शब्द का भी अर्थ जिस व्यक्ति को वो बुढ़ापा नहीं आता उसके लिए भी कई बार प्रयोग हो जाता है। ठीक है ना? उसके लिए भी। इसका भी अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि सर जिसे बुढ़ापन आए, और इसका अर्थ कह सकते हैं देवता। इसका अर्थ क्या कह सकते हैं? देवता। हालांकि दोनों ही देवता के लिए प्रयोग हो सकते हैं, अजर और अजिर भी। ठीक है ना? ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। ये कुछ नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड कराए थे, ये नोट्स कुछ प्रोवाइड कराए थे। जैसे एक शब्द है अन्वेषण, अनुसंधान, आविष्कार। ईमानदारी के साथ बताइए किस किसने इन शब्दों पर प्रैक्टिस करी या फिर पढ़ने का प्रयास किया है? पढ़ने का प्रयास किया है, क्योंकि कल हमें नया टॉपिक पढ़ना है। कल क्या करना है? कल हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक पढ़े हैं। नोट्स ये वाले शब्द नहीं बनाने, बस इनको एक बार लिखने का प्रयास करना है। अगर लिख भी नहीं सकते, समय नहीं है उतना, तो केवल बस इनका प्रिंट आउट निकलवा कर रखना है। ठीक है, और उसको एक बार पढ़ने का प्रयास करना है। पढ़े हैं? अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हैं ये भी ठीक है, पढ़े हैं तब भी ठीक है। ठीक है ना? ये सभी शब्द पढ़ने हैं हमें। एक एक शब्द इंपोर्टेंट है। कि अन्वेषण किसे कहेंगे? अन्वेषण कहते हैं कि सर जब हमारे मन में सफलता के भाव, हमारे मन में सफलता का भाव निहित है, और इस भाव को लेकर अगर कोई कार्य की शुरुआत हम करते हैं कि चलो इसमें हम सफल हो जाएंगे, तो वो एक प्रकार का अन्वेषण है। वो एक प्रकार का अन्वेषण है। अनुसंधान किसे कहेंगे? अनुसंधान कहते हैं जब कोई वस्तु लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, तो उसको जो खोजने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अनुसंधान हम कर रहे हैं। और अगर इस अन्वेषण वाले कार्य में कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, तो सफल अगर कोई व्यक्ति हुआ, अगर कोई कार्य सफल हुआ, तो फिर उसे कहते हैं कि आविष्कार हो गया। क्या हो गया? आविष्कार हो गया। याद रखिएगा, तीनों के तीनों अच्छे शब्द हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अज्ञ शब्द है, मूढ़ शब्द है, और मूर्ख शब्द है, और मूर्ख शब्द है। तीनों लगभग पर्यायवाची हैं, लेकिन पूर्ण पर्यायवाची नहीं है। अज्ञ शब्द का अर्थ क्या होगा? जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति को अज्ञ कहते हैं। जड़ बुद्धि यानी जो जिसमें चेतना बिल्कुल शून्य है। चेतना यानी जागृति उसमें बिल्कुल शून्य है। यानी कुछ वेश की भी लाज रखो, अज्ञता का अंत हो। कर भर ना केवल उदर ही, तुम लोग पूरे संत हो। तो यहां पर इसका अर्थ क्या है? कि अज्ञ शब्द का अर्थ यहां पर है कि सर बिल्कुल जड़ बुद्धि से है। मूर्ख शब्द का अर्थ क्या है? जिसे हिताहित का ज्ञान ना हो उसे मूर्ख कहते हैं। यानी हिताहित शब्द का अर्थ क्या है? यहां पर इस शब्द का अर्थ यह है कि सर जिसको किसी ने कोई कार्य संपन्न किया और उसे पता ही नहीं कि इससे मेरा हित होगा कि इससे मेरा अहित होगा। यहां पर एक शब्द है सर हित, और हित को किसके साथ जोड़ा गया है? अहित के साथ जोड़ा गया है। दीर्घ संधि हुई है तो यहां पर ये बड़े आ का प्रयोग कर दिया गया है। यानी उसे अपने हित और अहित का ज्ञान ही ना हो कार्य करते समय, उसे कहते हैं मूर्ख। कि तुमने सोच समझकर कार्य नहीं किया, तुमने सोच समझकर कार्य नहीं किया। मूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक मूर्ख को कहते हैं। अत्यधिक मूर्ख, यानी अगर कोई व्यक्ति ज्यादातर ऐसे ही कार्य करता है जिसमें उसे हानि होती है, जिसमें उसका अहित होता है, तो फिर उस व्यक्ति को मूढ़ कह देते हैं कि इसका तो काम ही है यही, इसका तो काम ही है यही। इस तरीके से अगर मैंने यहां पर एक शब्द लिखा अज्ञान, अनजान और अनभिज्ञ,
अनजान, अज्ञान और अनभिज्ञ। अज्ञान की बात करें, आ का अर्थ होता है नहीं, जिसे ज्ञान नहीं हो उसे अज्ञान कहेंगे, यानी जिसमें स्वाभाविक बुद्धि ही ना हो उसे अज्ञान कहा जाता है। जैसे परिवार नियोजन के प्रति लोगों की अज्ञानता ही जनसंख्या विस्फोट की सबसे बड़ी वजह है, ये हम कह सकते हैं। उसके साथ अगर मैं यहां पर बात करूं अनजान, अनजान जिसे यहां पर एक पंक्ति का प्रयोग किया गया, पढ़ने का प्रयास करिएगा, आगे चलते हैं। अनजान जिसे समझने का अवसर नहीं मिला है वो अनजान है। अनभिज्ञ की बात करें, अनभिज्ञ का अर्थ है कि जिसकी जानकारी ना हो, कि अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है, यानी वो वस्तु अभी अनभिज्ञ है। उसका अलौकिक है, अस्वाभाविक है, असाधारण है। अलौकिक किसके लिए प्रयोग होता है? सर, जो इस संसार में तथा समाज में पहले ना देखी गई हो। इस लौकिक शब्द का अर्थ होता है विश्व, लोक, समाज। आ का अर्थ होता है नहीं, जो इस समाज की ना हो, जो इस विश्व की ना हो, जो इस समुदाय की ना हो, उसे कहते हैं अलौकिक। कि अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ, यानी जैसा पहले कभी नहीं देखा इस समाज में। अच्छी बात है। अस्वाभाविक की बात करें, जो बात सृष्टि नियम के प्रतिकूल होती है उसे विद्वान जन अस्वाभाविक कहते हैं। अस्वाभाविक कैसे? इसी को कुछ लोग अतिशयोक्ति भी बोल देते हैं कई बार। अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बात, कि ये तो अस्वाभाविक है। मैंने कहा कि एक व्यक्ति है, उसके 4 सिर हैं, 4 सिर हैं, कि अभी एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उसके 4 सिर थे, तो ये अस्वाभाविक बात सी लगती है। कैसी लगती है? अस्वाभाविक बात सी लगती है, उसे अस्वाभाविक बात कहा जाता है। असाधारण, सर जो साधारण नहीं हो, जैसे शेर को मारकर उसने असाधारण शौर्य का परिचय दिया, बिल्कुल हम प्रयोग कर सकते हैं। अवस्था है, परिस्थिति है, इस तरीके के शब्द जो कि सर हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और बार बार कई बार लिखते समय चयन करना पड़ता है कि सर आश्चर्य लिखें, विस्मयजनक लिखें, कि आश्चर्यजनक लिखें, कि विचित्र शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि लगभग सभी के अर्थ समान है। छोटा सा अंतर है तो पर्यायवाची ही, लेकिन पर्यायवाची में सूक्ष्म अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। इसके साथ एक और नोट्स आपके पास आए थे जिनका नाम है शब्द युग्म। शब्द युग्म यानी सर जो सुनने में एक जैसे लगते हो, यानी एक जोड़े में प्रयोग होने वाले शब्द, एक जोड़े में प्रयोग होने वाले शब्द, इनको हमने देखा था। ठीक है, चलिए इनको भी हमने देखा था। यहां पर मुझसे ज्यादा कार्य जो है वो आपका है, यहां पर मुझसे ज्यादा कार्य किसका है? वो आपका है। आपको इनको क्विक रीड करना है कम से कम 2 बार, और उनमें से किसी भी शब्द में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो फिर पूछना है। अगर इस तरीके से एक एक शब्द में बताने लगा, या वैसे बताने की बुराई नहीं है, कोई मनाही ही भी नहीं है, लेकिन क्या है कि जो कार्य आपका है, जो कार्य आपका है, आपको उस कार्य में फिर कोई दिक्कत होती है, फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, फिर आप पूछ सकते हैं। यानी पहचानना लगभग सीख चुके हैं, अब केवल प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? केवल चीजों को पढ़ना है, समझना है, और उस पढ़ते समझते समय फिर कोई दिक्कत होती है, फिर ये क्लास है जी आपके लिए। उसके बारे में सैटरडे को भी बात करेंगे, क्लास के अंत में भी आप पूछ सकते हैं, क्लास के अंत में भी आप पूछ सकते हैं। चीजें क्लियर? ठीक है, तो अब ये क्या मैं आपके लिए इसको होमवर्क के लिए छोड़ सकता हूं कि हाँ कि नहीं जी ये जी आपका होमवर्क है, या फिर इसको कंप्लीट ही कराना पड़ेगा, या फिर इसको मैं पढ़ाऊं, या फिर इसको मैं पढ़ाऊं? क्या किया जाए कि अगर आप इसको कर पाए तब तो भरोसे पर छोड़ सकते हैं हम, नहीं तो ये कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आप इसको पढ़ पाए, पढ़ने में कोई शब्द में दिक्कत होती है तो उस शब्द को गोला करिए। गोला करने के साथ आपके पास एक डाउट पोर्टल है, आस्क डाउट करके, वहां पर उस शब्द को लिखिए, पूछिए कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा। वो तुरंत मेरे फोन पर रिफ्लेक्ट होगा, मैं उसका उत्तर वहीं की वहीं कर दूंगा। या फिर क्या होगा, या फिर उस सवाल का उत्तर सैटरडे को आकर सभी, जैसे अगर आपको डाउट आ रहा है तो बाकी की विद्यार्थियों को भी डाउट आ रहा होगा, तो उसको सैटरडे को आकर क्लियर कर देंगे कि सर इस सवाल का उत्तर ये होगा, इस शब्द का अर्थ ये होगा। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी शब्द का अर्थ हमें भी नहीं आता हो। जैसे मानकर चलिए कुछ ऐसा शब्द आ गया कि जिसका अर्थ हमें भी नहीं आता। भाई 2 लाख से अधिक शब्द हैं, 2 लाख से अधिक शब्द है हमारी हिंदी में, तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि किसी समय किसी शब्द का अर्थ हमें भी नहीं आता। स्वाभाविक सी बात है, हम भी इंसान हैं, तो ज्यादा चौंकना नहीं है फिर वहां पर। वैसे हालांकि ऐसी स्थिति आने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी स्वाभाविक बात है। ठीक है ना। हाँ, तो आपको क्या करना है कि वो सभी शब्द पूछने हैं। ठीक है, चलिए तब तक आप इन सवालों का उत्तर मुझे बताएं। कुछ सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, इन सवालों के उत्तर बताएं, फिर हम चलते हैं एक अगले टॉपिक पर। एक शब्द है पास, एक है पास, सर्वथा, सर्वदा, एक शब्द है सर
शुल्क और एक शब्द है शुक्ल। फटाफट से उत्तर बताइए सवाल का क्या होगा। चलिए चलिए, तो आपको क्या बताना है, देखो तीन चार शब्द हमारे पास हैं, यानी तीन शब्द युग्म लिखे हुए हैं। पहले शब्द है पास। एक जो सॉफ्ट फॉर्म होती है ना, जो काफी पाउच में आती है, जिसको बोलते हैं पास पास आओ, या फिर जब आपने क्लोजअप का एड देखा होगा तो वहां पर एक लाइन आती है कि पास आओ ना, आती है ना। तो इस पास शब्द का अर्थ है सर निकट। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, निकट। इस शब्द का अर्थ क्या है, निकट। और उस पास शब्द का अर्थ क्या होगा, इस पास शब्द का अर्थ होगा, जैसे कई बार हमने देखा है या फिर कई बार हमने सुना भी होगा कि इंद्रजीत ने हनुमान जी को ब्रह्म पास में बांधा। इंद्रजीत को हनुमान जी ने ब्रह्म पास में बांधा, यानी जकड़ लिया। एक तरीके की बंधन को कहते हैं। किसको कहते हैं, बंधन, यानी पकड़ को कहते हैं। जकड़ना, जकड़ने के लिए प्रयोग होता है। ब्रह्म पास में बांधा, नाग पास में बांधा, तो वो ये वाला पास है, बांधना। इस सर्वथा शब्द का अर्थ क्या होगा, सर्वथा। सर्वथा का अर्थ होता है कि सर हर समय। सर्वथा यानी इसका अर्थ है सर्वदा, यानी हर समय। इसका अर्थ क्या है, हर समय। मैंने उल्टा बोल दिया। सर्वदा का अर्थ है हर जगह। हर जगह यानी हर स्थान पर, हर जगह और हर समय। सर्वथा हर जगह, सर्वथा सर्वदा हर समय। इस शुल्क शब्द का अर्थ क्या होगा, शुल्क। इसे कहते हैं सर फीस। इसको क्या कहते हैं, इसको फीस कहते हैं। फीस के साथ साथ इसे कहते हैं कि जो भी आपकी मेहनत का पैसा, उसे फीस बोल सकते हैं। फीस के लिए प्रयोग होता है। इस शुक्ल शब्द का अर्थ होता है सफेद। सफेद यानी नीट एंड क्लीन। इसी को धवल कहा जाता है। धवल शब्द का अर्थ हष्ट पुष्ट भी होता है, लेकिन सफेद के लिए भी प्रयोग होता है। इसे ही श्वेत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही श्वेत कहा जाता है। इसके लिए प्रयोग होता है। उसके साथ साथ तीन और, एक शब्द है सर उपल और एक शब्द है उत्पल। एक शब्द क्या है, उपल है, एक शब्द है उत्पल। जरा देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है। तबीयत यानी जुकाम की स्थिति है, तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, गले में दर्द है, थोड़ा सा काम चला लेना, ठीक है ना। चलिए, उपल शब्द की बात करें। ये शब्द जो है ना, संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत में शब्द का अर्थ होता है ओला। क्या होता है, ओला। ओला कैब नहीं, ठीक है ना। ओला मतलब जो बारिश के दौरान जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं ना, जिससे फसल बर्बाद होती है, उसे कहते हैं सर। इसका अर्थ होता है ओला। इसका अर्थ क्या होता है, ओला। ओला को सर यहां पर पत्थर की संज्ञा भी दी जाती है कई बार, तो कई बार इसका अर्थ पत्थर भी देखने को मिलता है, लेकिन मूल अर्थ इसका क्या है कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो कि आसमान से गिरते हैं। इस उत्पल शब्द का अर्थ होता है कमल। होता है कमल, और कमल को हम क्या कहते हैं, नलिन कहते हैं। नलिन। इसी को राजीव कहा जाता है। इसी को पुंडरीक कहते हैं। इसी को, जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं, सभी में जा जोड़ देने से ये बनता है। इसी को जलज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को जलज कहा जाता है। इसी को राजीव कहते हैं। इसी को कमल, कमल तो है ही है, जलज कहते हैं। इसी को राजीव तो कहते ही हैं। एक शब्द है सर सतदल। सतदल इसी को कहते हैं। और यहीं से मिलता जुलता एक शब्द है सतपत्र। क्या शब्द है, सतपत्र। और सतपत्र किसे कहा जाएगा, ये सर गुलाब को कहा जाएगा, जो कि 14 फरवरी वाले दिन हमारे कंप्यूटर जी ने किसी को दिया था। ये सभी किसके हैं, कमल है। इसी को पंकज कहते हैं। इसी को सरोज कहते हैं। सरोज के साथ साथ सर इसी को अंबुज कहते हैं। ये सभी कमल के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। गुलाब को सर सतपत्र तो कहते ही हैं। सुमना गुलाब को कहा जाता है। पाटल गुलाब को कहते हैं। वंत पुष्प कहते हैं। ये सभी इसके पर, स्थल कमल इसी को कहते हैं। आगे चलिए, एक शब्द है दिन और एक शब्द है दीन। इस दिन शब्द का अर्थ क्या होगा, इस दिन शब्द का अर्थ होता है दिवस। इस दिन शब्द का अर्थ क्या है, दिवस। यानी जिस दिन में मैं खड़ा हूं, जिस समय में खड़ा हूं, वर्तमान स्थिति को दिवस कहा जाता है। इस दिन का नाम है।
ठीक है ना, अच्छी बात है। दीन शब्द का अर्थ क्या है कि दीन दुर्बलों की सहायता करिए, यानी जो सर असहाय हो उसको कह सकते हैं दीन, असहाय। असहाय को क्या कहा जाता है, दीन कह सकते हैं। दुर्बल भी इसको, दीन दुर्बल वैसे एक प्रकार का शब्द युग में ही है जो कि एक ही तरीके के शब्दों के लिए प्रयोग होता है। द्वीप शब्द का अर्थ क्या है, इस द्वीप शब्द का अर्थ होता है द्वीप। देखिए इस पा शब्द को हमने पढ़ा है कि इसका अर्थ होता है पीने वाला। ये जो द्वीप शब्द यहां पर लिखा है इसका अर्थ होता है द्वीप, और ये पा जोड़ने से बना है। पा उपपद हमने पढ़ा है, इसका अर्थ है पीने वाला, पढ़ाया है मैंने पर्यायवाची में। इसका अर्थ क्या है, पीने वाला। यानी सर जो 2 बार पीता हो उसे क्या कहते हैं, द्विप कहते हैं। यहीं से एक और शब्द बनता है द्विज। द्विज यानी सर जो 2 बार जन्मता हो, 2 बार जन्मने वाले बहुत शब्द होते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, जो 2 बार पीता हो। और 2 बार कौन पीता है, 2 बार कौन पीता है, जो हाथी है ना, हाथी एक बार जो उसकी सूंड होती है, सूंड में पानी को खींचता है, और सूंड में पानी खींचने के बाद फिर सूंड को अपने मुंह के पास लेकर जाता है, फिर उस मुंह से पानी को पीता है। एक बार उसकी सूंड ने पानी खींचा यानी पानी पिया, दूसरी बार उसके मुंह ने पानी पिया। तो उसके पानी पीने के तरीके 2 हैं। हाथी को कहते हैं द्विप। किसे कहते हैं, हाथी को, जो 2 बार पीता हो। 2 बार पीने का अर्थ ये नहीं है कि उसने 2 बार पानी पिया, नहीं, प्रक्रिया 2 बार हो गई। एक बार तो उसके सूंड ने पानी खींचा, फिर वो सूंड को मुंह के पास लाया और मुंह से फिर पानी पी लिया। द्वीप हाथी को कहते हैं। द्वीप शब्द का अर्थ होता है टापू। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, टापू। इस शब्द का अर्थ क्या हो, टापू। सर अवधि, अवधि किसे कहेंगे, एक प्रकार की समय सीमा कि मैं इस अवधि तक वापस आ जाऊंगा, इसका अर्थ होता है समय सीमा। और इस अवधि का अर्थ होता है कि रामचरितमानस की जो रचना है ना वो इस बोली में हुई है। ये एक बोली को कहते हैं, क्या कहते हैं, बोली को। देखिए एक छोटा सा फेवर चाहिए, फेवर क्या, आज क्लास हमें थोड़ी सी पहले बंद करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कारण ये है कि गले में बहुत दर्द है, बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। इस क्लास को कल थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए हम कर लेंगे। अभी के लिए ये क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, बोलने में दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए आपका जो कार्य क्या है, वो कार्य है कि इसको कंटिन्यू करना, इसको पढ़ना, और पढ़ने में कोई ढिलाई नहीं, कोई भी ढिलाई नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, कोई भी रियायत नहीं है, आपको पढ़ना है, कंपलसरी है। और पढ़ते समय मानकर चलिए कि सर हमें प्रतिशेष समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, गोला करिए और पूछिए कि सर इसका अर्थ बताइए, कहां से बनाया, सब हमें नहीं पता, ठीक है। ये काम है आपका और बताना मेरा काम है, ठीक है ना। चलिए अणु, परमाणु, सर अलभ्य, अप्राय, इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर जो कि हमारी परीक्षा के लिहाज से जैसे मैंने कहा अपमान और उपमान, मैंने कहा सर अनुसरण, अनुकरण, अंत, समाप्ति, इस तरीके के शब्द हैं। तो ये सभी शब्द पढ़ने, और हो सके तो इसका प्रिंट आउट लेना और अपने पास रखना और पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। आज की क्लास 15 मिनट पहले बंद कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी दवाई ववाई खानी पड़ेगी। कल की क्लास थोड़ी सी ज्यादा कर लेंगे। तब तक के नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।